अब आते हैं IRR। यहाँ पे साइड में लिख लो, मतलब कुछ नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज है और कुछ नहीं। तो 100 रुपया लगाए, 20 रुपया बनाए, 20% IRR। अब ये बार बार हम नहीं लिखने वाले, हर सब्जेक्ट में लिख के हम परेशान हो। IRR इज नथिंग बट प्रॉफिट परसेंटेज। फिक्स इनकम के भाषा में हम लोग इसको यील्ड भी बोल सकते हैं, एक ही बात। प्रॉफिट परसेंटेज, यील्ड, जो भी मानना मानो, एक ही चीज है। तो अपना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब जब इसको परसेंटेज में लेते हैं, कैन वी से 1.2%, अगर 20% है, इट शुड इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मतलब प्रॉफिट अगर 20% है तो कॉस्ट प्लस 1.2x। अब यहां पे इन लोग क्या किया है, ये 0.2 को नीचे भेज दिया। तो x या कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज वाला काम हो रहा। सेम कंसेप्ट अब यहाँ पे भी, मतलब इट इज द डिस्काउंट रेट, प्रॉफिट परसेंटेज को हम इधर ले लिए इक्वेशन के, दैट मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो भी अपने को कैश फ्लोज मिल रहा है वो अपने को मिल रहा है, तो वो सेलिंग प्राइस की तरह काम कर रहा है। उसको हम कौन सा रेट से डिवाइड करें ताकि मेरा इक्वल्स टू कॉस्ट हो जाए, तो जो डिफरेंस है वही तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। समझ रहे हो, वही चीज। तो इट इज द डिस्काउंट रेट जो प्रेजेंट, जो कॉस्ट और इनफ्लो को इक्वेट करता है। It is the discount rate that makes the following relationship hold. Present value of inflows is equal to present value of outflows. It is the discount rate for which NPV of the project is 0. क्यों? क्योंकि भाई हमको अब सस्ते में नहीं मिल रहा, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ गया। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम ऑलरेडी IRR में कैप्चर कर चुके, अब कुछ बचता नहीं है। देख लो, डिसीजन रूल वेरी सिंपल। अगर IRR इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रिटर्न, हम लोग को चाहिए 9, मिल रहा 15, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। नहीं हो रहा है तो मत लगाओ। हम लोग को चाहिए 9, 9 ही मिल रहा है, काम करेंगे। क्यों? क्योंकि तब NPV इज 0, तो भाई हम काम करेंगे। तो यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऐड कर दो। ठीक है। द रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर अ प्रोजेक्ट इज यूजुअली द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रोजेक्ट अगर रिस्की होगा तो ऊपर भी हो सकता है, प्रोजेक्ट अगर सेफर होगा तो वो नीचे भी जा सकता है। For this reason, the minimum IRR above which a project will be accepted is the hurdle rate. मान लो हम एकदम रिस्क फ्री में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा फर्म का उधार लेने का खर्चा 6% है, तो 6 से तो नीचे नहीं जाएंगे ना भाई, क्योंकि वही तो मेरा अपॉर्चुनिटी, हम FD मार देंगे उससे अच्छा। वही चीज है, तो वो हो गया मिनिमम IRR, मतलब हर्डल रेट। Projects with IRRs above this rate will be accepted, while those below will not be accepted irrespective of risk. सिंपल। अब प्रीवियस एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा है, जो 123 रुपए आ गया। तो देखो, तो 9% से ज्यादा प्रॉफिट था, कितना ज्यादा था वो कैलकुलेट करना चाह रहे, तो इसका फॉर्मूला देख लो। अपने को चाहिए था, ये सब छोड़ दो एक बार, जो बुक में, इधर देखो स्क्रीन पे। अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट और सीपी, सॉरी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाना चाहिए। कौन सा डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करें, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे भाई 100 रुपए डाल रहे थे, इट शुड बी इक्वल टू 25 प्लस 50 प्लस 75। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू, तो 1+R, रेट पता ना, यही निकालना, 1+R स्क्वायर एंड 1+R। ये इक्वेशन सॉल्व कर दो, IRR सिंपल। तो यहां पे इन लोग 100 को इधर ले गए, इसलिए -100 इक्वल टू 0। इस बड़ा आसानी से अपने कैलकुलेटर में एकदम से मेथड मारेंगे और कैश फ्लोज डाल दो, बस अब CPT IRR कर देना। जैसे CPT NPV कर रहे थे तो आई तुमसे पूछ रहा था 9%, तुम जब कैश फ्लोज के बाद सीधा CPT IRR कर दोगे ना, तुमसे वो भी नहीं पूछेगा, वो सीधा निकाल देगा। तो 19% बन रहा,
तो भैया 9 से ज्यादा हम एक्सेप्ट करेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एनपीवी एंड आईआरआर सेम डिसीजन ही देगा, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। अब एक थोड़ा बिफोर वी प्रोसीड एक थोड़ा शॉर्टकट देख लो। अपने को ये कंसेप्ट पता है, अब अपने को आर निकालना है, बराबर। अपने पास ऑप्शन होगा ए, अरे भाई होगी ए बी सी। मान लो ए है 19%, बी है 15%, हम लोग हमेशा मिडिल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। मिडिल वैल्यू मतलब बी नहीं, ये तीनों का मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू हो गया 17, ये तीनों को 17 से डिस्काउंट करके ले मैनुअली 1.17, 1.17 स्क्वायर, 1.17 क्यूब, तीनों का टोटल कर लो। तुम जब ये तीनों का टोटल करोगे इसका आंसर 100 के ऊपर आएगा। 100 के ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि 19% है ना, तो 19 से डिस्काउंट करोगे तो 100 आएगा। तुम तो कमती से डिस्काउंट कर रहे हो तो 100 से ज्यादा आएगा। हम लोगों को कितना चाहिए? 100 चाहिए, मतलब ये आंसर तो नहीं है। अब हमको आंसर क्या घटाना है ना, तो हमको न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर बढ़ाना होगा। तो 19% है, दूसरा बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर हमको आंसर बढ़ाना है, मान लो मेरा ये 95 आ गया, आंसर बढ़ाना मतलब डिनोमिनेटर को कम करना है, तो भाई 15% ही आता है, दूसरी बार कैलकुलेट करना पड़ती है। और पूरा पूरी डॉट हो गया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, दो टाइप का कैश फ्लोज होता है, कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल। पहले इधर आएंगे, स्क्रीन पे देखेंगे और फिर इस पे आएंगे। ये जो अपना था एग्जाम्पल जो कर रहे हैं, तो देखो पहला साल पैसा दे रहे फिर 3 साल पैसा मिल रहा, ये कन्वेंशनल है। मतलब जो साइन चेंज है ना, पहले पैसा दे रहे हैं फिर पैसा मिल रहा है, वो एक ही बार है। इसको ऐसे भी हो सकता है, शुरू के 3 साल हम पैसा दे रहे हैं फिर 5 साल हम लोग को पैसा मिल रहा है, ये नॉर्मल। हो सकता है शुरू में आपको पैसा मिल रहा हो, उनको बाद में देना पड़ रहा हो, अगेन इट इज नॉर्मल। तो ऑल दिस कम्स अंडर कन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल क्या होता है? 2 साल हमको पैसा मिल रहा, फिर 3 साल हम पैसा दे रहे हैं, फिर 4 साल पैसा मिल रहा, साइन चेंज एक बार से ज्यादा। शुरू में 3 साल दिए, फिर 4 साल पैसा मिला, फिर 2 साल देना पड़ रहा, फिर 2 साल मिलेगा, ये सब क्या मजाक कर? तो ऑल दिस कम्स अंडर अनकन्वेंशनल। तो देखो एग्जाम्पल करेंगे अनकन्वेंशनल का। कन्वेंशनल अपने कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनकन्वेंशनल करते हैं सीधा। मान लो 100 रुपया दिए, 50 रुपया दिए, अच्छा छोड़ 50 रुपया ही छोड़, 120 रुपया मिल रहा, फिर यहाँ 50 रुपया देना, फिर यहाँ 70 रुपया मिल, ये अनकन्वेंशनल हो गया, साइन चेंज एक से ज्यादा बार। अब इस केस में थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। हो सकता है हम खाली ये 2 साल तक सौदा निभाए, प्रोजेक्ट निभाए, जब यहाँ पे 3rd ईयर में ये पैसा फिर से मांग रहा हूं, हम क्या बोलेंगे? फेंक दो प्रोजेक्ट। इट इज पॉसिबल। हम बोल देंगे मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हो सकता है। या मेरे को अभी 2 साल हो गया ना, सिचुएशन हैज चेंज्ड, मार्केट सिनेरियो हैज चेंज्ड, अब हमको ये प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि खाली अब यही बचा है प्रोजेक्ट में, हमको नहीं लगा। हो सकता है। तो अगर हम लोग जैसे एनालिसिस करते हैं, तो शुरू में हम लोग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं? टोटल प्रोजेक्ट के बेसिस पे। टोटल प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम लोग क्या निकाले? एनपीवी निकाले, हम लोग आईआरआर निकाले। लेकिन अगर इस केस में हम यहीं पे रोक दिए
तो मेरा आईआरआर तो चेंज हो जाएगा ना, समझ रहे हो? इसीलिए अनकन्वेंशनल कैश फ्लो में प्रोजेक्ट्स हैव मल्टीपल आईआरआर। हम हो सकता है बंद कर दे, हो सकता है पैसा खत्म हो जाए, हो सकता है मार्केट सिनेरियो चेंज हो। देखो, कन्वेंशनल इज द साइन ऑन द कैश फ्लो चेंजेस ओनली वंस। पहले इनफ्लो होगा फिर आउटफ्लो होगा, या पहले आउटफ्लो होगा फिर इनफ्लो। अनकन्वेंशनल हैज मोर देन वन साइन चेंज। जैसे प्रोजेक्ट माइट हैव एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सीरीज ऑफ इनफ्लोज, पैसा आया, फिर एक कैश आउटफ्लो हुआ, मे बी फॉर डिस्पोजल ऑफ द एसेट। भाई हम नहीं किया, हम जला दिए उसको उधर ही। Another example of unconventional when the time intervals between the cash flow differ। मतलब पहला कैश मिल गया 1 साल बाद, दूसरा कैश मिल रहा है 8 महीना बाद, तीसरा मिल रहा है 14 महीना बाद। तो ये क्या हो रहा है? टाइम अब फिक्स नहीं है। एनपीवी आईआरआर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज सालाना बताता है। तो भाई तुमको 14 महीने में कभी मिल रहा है, कभी 8 महीने में मिल रहा है, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तुमको तो एनुअलाइज करना पड़ेगा। तो इसमें भी यू विल हैव मल्टीपल आईआरआर्स। If the first cash flow occurs 1 year after the project, while the second occurs 1.5 years after the first, तो भाई ये सब के लिए स्प्रेडशीट ही लगेगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वही चीज में चलो, रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर। की एडवांटेज ऑफ एनपीवी, इट इज अ डायरेक्ट मेजर। कितना कौन सा चीज कितना सस्ते में है तो पूरा पूरा पता चलता है। Of the expected increase in the value of the firm, जो अपने बात की जितना एनपीवी है उतना का स्टॉक प्राइस भी बढ़ना चाहिए। एडवांटेज ऑफ आईआरआर कि भाई वो प्रॉफिटेबिलिटी बताता है एज अ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, वो 23 रुपया वाला सम वापस एक बार इनको थ्रू, अपना एनपीवी था 23 रुपया, मतलब 9 से ज्यादा परसेंट बन रहा था। क्वेश्चन आप हम लोग को ये पूछा जाए, अच्छा एक बात बताओ, जो परसेंटेज बन रहा है अगर उससे 1% कम बनता तो एनपीवी पॉजिटिव रहेगा? हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज मालूम ही नहीं, इतना पता है 9 से ज्यादा। एनपीवी से कुछ और पता नहीं चलता है कि अगर अजम्पशंस में कुछ चेंज हो गया तो एनपीवी में कितना चेंज होने का चांस है। हो सकता है एनपीवी क्रैश हो जाए, हो सकता है एनपीवी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब हम लोग को आईआरआर पता चला 19%, अब हम लोग को पता है अगर 2, 3, 4% भी ऊपर नीचे होना, वी डोंट केयर। 19 का 15 भी हो जाए, 14 भी हो जाए, हम फिर भी एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 रिक्वायर्ड है। तो बफर कितना है वो आईआरआर। डिफरेंस क्लियर है? हाँ, it measures profitability as a percentage showing the return on each dollar invested. It provides margin of safety, उसको सर्कल कर लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो एनपीवी नहीं बताता। आईआरआर से हमको समझ में आता भाई 9 चाहिए, 19 मिल रहा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। Actual return could fall in percentage term before the project becomes uneconomic. क्लियर है? डिसएडवांटेजेस कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईआरआर का सबसे खराब असम्पशन और इम्प्रैक्टिकल असम्पशन यही है जो अभी करने वाले। इट अज्यूम्स प्रोजेक्ट्स कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द आईआरआर। लेकिन एनपीवी क्या अज्यूम करता है? दैट कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड रिटर्न। अब ये समझो क्या, 9 और 19 के बेसिस पे ही काम करेंगे। अब हम लोग को पहला साल 25 रुपया मिला, आईआरआर क्या अज्यूम करेगा? वो 25 रुपया हम 19% पे कहीं और डाल, या फिर इसी प्रोजेक्ट में फिर से घुसा दूं, या कोई और प्रोजेक्ट में 19% डाल दूं। अरे भाई जरूरी है क्या मिलेगा तुमको 1 साल बाद 19% का कोई प्रोजेक्ट? और वो 25 रुपया से ही काम होना पड़ेगा, ज्यादा कम भी नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल है। 50 रुपए सेकेंड ईयर में मिल रहा, वो भी तुम अज्यूम क्या कर रहे हो? सर हम वापस से 19.5% पे इन्वेस्ट कर देंगे। मिलना भी तो चाहिए इतना प्रोजेक्ट। आज अगर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसका बहुत अच्छा आईआरआर है, 5 साल का प्रोजेक्ट, तुमको उसको री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा वापस। एनपीवी क्या अज्यूम करता है? ये जो 25 रुपए आपको मिल रहा है,
आप नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट पे 9% का आपका चाहिए था, आप 9% नहीं इन्वेस्ट कहीं ना कहीं तो कर ही दोगे, तो ये रीजनेबल है, क्योंकि हम ऐसे भी 9 तो हमको चाहिए, उसके नीचे तो हम काम ही नहीं करेंगे, तो अगले साल भी हम मोटा मोटी उसी रेंज के आसपास में ही काम करेंगे, तो ठीक है 9 तक तो हम कहीं ना कहीं तो खोज ही लेंगे, वो मच मोर रीजनेबल है। समझ रहे हो क्यों? Why NPV is better in this regard? And finally, for multiple size changes, a project may have multiple items. तो interpretation tough हो जाता है। Return on invested capital. One way to examine whether a company is creating value for its shareholders is to compare return on the company's investment in assets to its cost of capital. इसको return on invested capital, return on capital, NOPAT एक ही बात है। NOPAT क्या होता है? EBIT आफ्टर टैक्स, ये लिख लो। इसमें हम अज्यूम करते हैं इंटरेस्ट सब बेकार, इंटरेस्ट को हम लोग, लेवरेज को हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते। देखो अब NOPAT बाय एवरेज इन्वेस्टेड कैपिटल है, इसको इन लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, NOPAT बाय सेल्स, सेल्स बाय एवरेज इन्वेस्टेड कैपिटल। तो ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग मार्जिन आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग मार्जिन, EBIT बाय सेल्स क्या होता है? ऑपरेटिंग मार्जिन आफ्टर टैक्स इनटू एसेट टर्नओवर। एनालिस्ट कंपेयर ROIC टू इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न इज अ ब्लेंडेड रेट फॉर बोथ इक्विटी एंड डेट। हम समझा रहे, मार्क कर लो। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा तो फर्म वैल्यू ऐड कर रहा है, ये तो अपने को पता है, कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न है तो बेटर है, ठीक है। यहां से अब हम समझा रहे हैं, इसको रीड नहीं है इंपॉर्टेंट। देखो अपने एनपीवी कर लिए, अपने IRR कर लिए, तो मैं ये नया मेथड में क्यों जा रहा हूँ ये अच्छे से समझना जरूरी है। आज हम तो ये रिलायंस का कंपनी का मैनेजर है, रिलायंस छोड़ दो, इसको चेंज करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को लिखते हैं, मान लो लार्सन एंड टुब्रो में ये मैनेजर। अब इसका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया, मैंने एकदम अंडर वैल्यू में इसको लैंड वैंड मिल गया, मैंने मस्त रिटर्न प्रोजेक्ट, 5 साल में 5 गुना 10 गुना पैसा होगा, उस टाइप का रेट। तो ऑब्वियस सा बात है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो ये अपना रिसोर्सेज उसमें वो किया, इन्वेस्ट किया, कंपनी का रिसोर्सेज प्रोजेक्ट अंडरटेक किया। तो कंपनी तो बहुत प्रोजेक्ट अंडरटेक करता है, उसमें से एक प्रोजेक्ट ये वाला है। अब हम लोग इन्वेस्ट, मैंने आउटसाइड इन्वेस्ट कर, हम लोग कंपनी का पार्ट नहीं है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर एक काम करिए ना, ये जो प्रोजेक्ट आपका XYZ आ रहा है इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो मानेगा? उसको कंपनी से फंड मिल चुका। हम लोग प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हम लोग को अगर उस प्रोजेक्ट में हिस्सा चाहिए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कंपनी का शेयर। तो कंपनी तो 100 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर, उसमें से एक प्रोजेक्ट ये, तो हम लोग प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इन्वेस्ट बाहर से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उन लोगों को पूरा कंपनी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए जब ऐसा सीन होता है, व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आउटसाइड इन्वेस्टर्स, हम लोग को ROIC देखना पड़ेगा। क्यों? कंपनी 100 प्रोजेक्टेड है, ये तो बम्पर प्रॉफिट है, पता चले 99 में बम्पर लॉस, तो हम तो पैसा लगाएंगे, सब कुछ सही था, ये प्रोजेक्ट A to Z फाड़ भी दिया, लेकिन फिर भी हम लॉस में हो जाएंगे। तो इसीलिए फॉर आउटसाइड इन्वेस्टर्स हम लोग ROIC देखेंगे, कंपनी ओवरऑल कैसा काम कर रही है, फिर ही घुसेंगे। खाली ये प्रोजेक्ट के बेसिस पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में हम लोग को स्टेक नहीं मिला। देखो, one attraction of ROIC is that it is based on accounting data which are available to outside investors. Average book value और सब मिलता है हम लोग को। While NPV and IRR are project specific, ROIC for the firm as a whole, it is very important for the exam, more relevant for outside investors because they cannot invest in individual projects. तो एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। चलो सॉरी, मतलब डिसएडवांटेज कर लो अभी। 3 कंसर्न्स। भाई अकाउंटिंग डेटा है ना, तो उधर ही समझो। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिफर तो ROIC तुम कंपेयर नहीं कर सकता कंपनीज, US GAAP IFRS। अगर जो ROIC है वो बैकवर्ड लुकिंग है, हो सकता है एक साल बहुत कम हो, दूसरा साल बहुत ज्यादा हो।
And since it is for the whole company, it may let profitable projects and good decisions mask unprofitable and poor decisions. जो अपने बात की, तो मान लो अपना है 10 प्रोजेक्ट है, 10 में से 3 सक्सेसफुल हुआ, 7 फेल हो गए। हम सब प्रोजेक्ट में 1-1 लाख रुपए लगाए थे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10 लाख रुपीस। दिस इज जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए सब में पैसा 5 गुना बना, जो फेल हो गया पूरा रुपए डूब गया। तो 3 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो पैसा कितना बना? हर प्रोजेक्ट में लाख रुपए घुसाए थे, 5 लाख करके 15 लाख बन रहा। अब हम लोग को आउटसाइड इन्वेस्टर को क्या दिखेगा? 10 लगाया 15 बन गया, कंपनी बहुत अच्छा। भाई 10 में से तुम 30% प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर पाए, बाकी तो कुछ नहीं किए, तो कंपनी अच्छा नहीं है। अच्छा प्रोजेक्ट्स एक आध के वजह से उसका पीएल अच्छा हो गया। जैसे मान लो स्टॉक मार्केट में हो रहा, तो एक आध हीरो तो गलती से चले जाएगा किसी का, इसका मतलब ये नहीं भाई वो टैलेंटेड बंदा है, वो चीज। तो इट इज फॉर द होल कंपनी, इट मे लेट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, गुड प्रोजेक्ट्स, मास्क अनप्रॉफिटेबल और पुअर डिसीजंस। तुमको ये दिखेगा ही कि 7 फेल भी हुए,